आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जाएंगे इंडक्टर और इंडक्टेंस के बारे में। इंडक्टेंस के कितने टाइप्स होते हैं उनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे और फॉर्मूला और एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हम इंडक्टर के बारे में जानने से पहले इंडक्टेंस के बारे में समझते हैं कि इंडक्टेंस क्या होता है। देखिए, जब भी कोई फ्लक्स चेंज होता है किसी भी कंडक्टर कॉइल के अंदर, तो उसकी वजह से एक ईएमएफ जनरेट होता है। ऐसा हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि फ्लक्स के चेंज होने की वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। वो हमने आपको ट्रांसफार्मर वाले लेक्चर में बताया था। अब वो क्यों होता है उसको डिटेल में बात करने की आज कोशिश करते हैं। चलिए, अब देखिए, किसी भी कॉइल के अंदर जो भी ईएमएफ जनरेट होता है वो उसके फ्लक्स के चेंज होने की वजह से होता है, और यही बात को इंडक्टेंस कहा जाता है। किसी भी कॉइल का इंडक्टेंस बताया जाता है। और देखिए, इसी प्रॉपर्टी की वजह से हर कंडक्टर कॉइल को हम इंडक्टर का नाम दे सकते हैं। कोई भी कंडक्टर कॉइल हो उसको हम इंडक्टर का नाम दे सकते हैं, क्योंकि अगर उसके अंदर करंट पास किया तो उस करंट पास होने की वजह से उसके अंदर एक फ्लक्स जनरेट होगा, और उस फ्लक्स के जनरेशन की वजह से उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो इंडक्टर के इंडक्टर को एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस के तरह भी लिया जा सकता है कि उसके अंदर एनर्जी स्टोर की जा सकती है कुछ समय के लिए। अब देखिए, अगर मैं इंडक्टर के बारे में बात करना चाहूँ तो जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कोई भी कंडक्टर है, अगर उस कंडक्टर के अंदर हमने करंट पास करा तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी उस कंडक्टर के इर्द गिर्द, मतलब उसके आसपास। अब उस मैग्नेट और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उस कॉइल के अंदर भी जनरेट होगी, और उसकी वजह से, और देखिए, कोई भी अगर मैग्नेटिक फील्ड का आपको पता लगाना है कि उसके डायरेक्शन किधर है तो आप राइट हैंड रूल को लेंगे। राइट हैंड रूल क्या कहता है कि आपका थंब उस डायरेक्शन में रहना चाहिए जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो हो रहा है। मान लीजिए कि मेरा करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो मैं अपने थंब को इस डायरेक्शन में लूँगा, और जिस जिस डायरेक्शन मेरी फिंगर्स क्लोज हो रही हैं, मेरी फिंगर्स जो हैं वो इस डायरेक्शन में क्लोज हो रही है, तो इसका मतलब जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड्स है वो इस कॉन्सेंट्रिक सर्किल के अंदर मतलब जनरेट हो रही हैं। जैसे अगर करंट इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड्स ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होंगी। मान लीजिए कि आपका करंट इधर है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड, वो जो करंट इधर जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जाएंगी। मान लीजिए आपका करंट इधर है, तो ये जो अपना करंट है वो इधर होगा और मैग्नेटिक फील्ड्स इधर होंगी। और मान लीजिए करंट आपका उधर है तो आपके मैग्नेटिक फील्ड्स इधर होंगी। इस तरीके से आप राइट हैंड रूल लगा करके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पता लगा सकते हैं। और क्या होता है कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड की कॉन्सेंट्रिक लाइंस होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है करंट के डायरेक्शन के। तो अब देखिए, आप कोई भी एक कॉइल ले लीजिए या फिर कोई सोलेनॉइड ले लीजिए। सोलेनॉइड किस टाइप का होता है? सोलेनॉइड इस टाइप का होता है कि ये मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, आप इसको समझ जाइए। कोई भी जैसे सर्कुलर रिंग जो कि टोटली सर्कुलर नहीं हो, कुछ इसके अंदर डिस्टॉर्शंस भी हो, वो आपका सोलेनॉइड कहलाएगा। या फिर कोई भी कॉइल, कंडक्टर कॉइल अगर आप ले लेंगे, उसके अंदर अगर आप करंट को फ्लो कराएंगे तो उसके वजह से एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। वो मैग्नेटिक फ्लक्स, अब आप जानते हैं कि हमने पढ़ा था फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वो क्या कहता है कि किसी भी फ्लक्स की चेंज होने की वजह से हर जगह एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। तो यहाँ पर भी अपना एक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। इस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से यहाँ पर भी एक ईएमएफ जनरेट होगा। अब जो ईएमएफ जनरेट होगा ये उसके कॉज को, मतलब कि जिसकी वजह से वो ईएमएफ जनरेट हो रहा है, उसको अपोज करेगा। और इसी लॉ को लेंज ने बताया था। मतलब ये लेंज लॉ कहलाता है कि कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ अपने कॉज को हमेशा अपोज करेगा। मतलब कि जिस डायरेक्शन में आपने वोल्टेज को अप्लाई करा था वो ईएमएफ उसका अपोज करेगा, वो उसके उल्टी डायरेक्शन में जनरेट होगा। और इसके बारे में अगर आपको डिटेल में समझना है तो मैं आपको बाद में दूसरे लेक्चर में बता दूंगा। अभी आप लेंज लॉ को सीधे तरीके से समझने की कोशिश करें कि ये हमेशा ही अपने कॉज को, मतलब अपने कारण को, अपने जनरेशन के कारण को हमेशा ही अपोज करने की कोशिश करता है। अब देखिए, इंडक्टेंस जो है वो दो तरीके का होता है। पहला होता है सेल्फ इंडक्टेंस, दूसरा होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस की अगर हम बात करें तो
वही सब मैं बात करूँगा कि जो भी कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रहा है, अगर वो उस कॉइल के अंदर फ्लो होने वाले करंट की वजह से ही जनरेट हो रहा है, तो वो सेल्फ इंडक्टेंस कहलाएगा। मतलब कि उस कॉइल के अंदर जो भी फ्लक्स जनरेट हो रहा है और जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रहा है, वो उस कॉइल के अंदर फ्लो होने वाले करंट की वजह से ही जनरेट हो रहा है। तो वो जो इंडक्टेंस है वो सेल्फ इंडक्टेंस कहलाएगा। उसके अंदर कोई दूसरी कॉइल का कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए, अगर मैं फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करूं, तो उस लॉ के हिसाब से तो जो ईएमएफ जनरेशन होता है वो होता है ई बराबर -n डी फाई ओवर डी टी। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। देखिए, जो ई है वो तो अपना ईएमएफ हो गया, है ना, और जो माइनस साइन है ये अपना लेंज लॉ की वजह से आया है। इसको मैं आपको समझाता हूँ। ये लेंज लॉ की वजह से क्यों आया है? क्योंकि लेंज लॉ हमेशा ही जनरेशन का अपोज करता है, और वही अपोज हमारा नेगेटिव साइन के थ्रू दिखाया गया है। जो माइनस साइन है, वो माइनस साइन का मतलब आपको समझ में आ गया है। जो एन है वो नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल है। कॉइल के अंदर कितने टर्न्स हैं वो हमारा एन से डिनोट किया गया है। और जो डी फाई ओवर डी टी है वो है फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लीकेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फ्लक्स कितना लीक हो रहा है और किस टाइम के अकॉर्डिंग उसका जो डिनोनेशन वो डी फाई ओवर डी टी से डिनोट किया जाता है। अब देखिए, जो हमारा करंट है उस कॉइल के अंदर जो भी फ्लक्स है वो उस करंट की वजह से जनरेट हो रहा है। अब जो फ्लक्स है फाई, वो करंट के साथ किस तरीके के रिलेशन के साथ जुड़ा होता है? वो जुड़ा होता है के इंटू आई। आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल एंड फ्लक्स इज द ये फ्लक्स वो वाला फ्लक्स है जो कॉइल के आसपास जनरेट हुआ है इस करंट की वजह से। के एक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहलाता है। देखिए, अब अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो देखिए क्या क्या आएगा, डी फाई ओवर डी टी बराबर के तो एक कांस्टेंट है डी आई ओवर डी टी। इसको अगर मैं दूसरी इक्वेशन का नाम दे दूं तो ये कुछ ऐसा होगा। अब अगर हम पहली इक्वेशन से लें तो यहाँ पर देखिए कि डी फाई ओवर डी टी की वैल्यू मैं यहाँ से लेकर के और इसके अंदर पुट कर देता हूँ, तो देखिए क्या मिलेगा हमें, ई इज इक्वल्स टू माइनस एन, ये वाला एन, और इस डी फाई डी टी की जगह अपने को ये वाली इक्वेशन पुट करनी है, तो आएगा के डी आई ओवर डी टी। ठीक है, इसके बाद हम इस एन के को एल से डिनोट कर देते हैं। तो देखिए अगली लाइन में हम लिखेंगे ई इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई ओवर डी टी। ये जो एल है यही हमारा सेल्फ इंडक्टेंस कहलाता है। सेल्फ इंडक्टेंस इसी एल को बोला जाता है। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है जिसको सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में जाना जाता है, किसी भी कॉइल का या फिर किसी भी सोलेनॉइड का। और यही बताता है कि उस कॉइल के अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा किसी भी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के कारण। मतलब कितनी रेट पर कितना करंट चेंज हो रहा है उसके कारण कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, वो ये एल बताता है। अब देखिए, अगर मैं फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन की वजह से अगर मैं कुछ डिनोट लेना चाहूँ तो मैं ये पता लगा सकता हूँ कि देखिए E इज इक्वल्स टू यहाँ पर अगर अपना E इज इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई ओवर डी टी और यहाँ पर E इज इक्वल्स टू माइनस एल डी फाई डी आई ओवर डी टी है, तो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन आपस में भी इक्वल होती हैं। तो अगर इससे हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर देखिएगा, देखिए E इज इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई ओवर डी टी is equals to minus L di over dt. This means minus n d phi over dt is equals to minus L di over dt। माइनस से माइनस आप काट सकते हैं और यहाँ पर हमारे पास अगर ये dt से dt भी कट जाएगा तो यहाँ पर जो बचेगा वो बचेगा L di बराबर n d phi। अब अगर मैं इन दोनों क्वेश्चंस को इंटीग्रेट कर दूं
तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा कि इधर तो मेरे पास आ जाएगा एल आई और इधर मेरे पास आ जाएगा एन फाई। अल्टीमेटली मैं L इज इक्वल्स टू एन फाई अपॉन आई लिख सकता हूँ। इस इक्वेशन को मैं नंबर 4 बोल देता हूँ। इस इक्वेशन से मैं एक और चीज़ पता लगा सकता हूँ कि मान लीजिए कि कोई भी करंट आई अगर कोई एन नंबर ऑफ टर्न्स की कॉइल से गुजरता है और इतना वेबर फ्लक्स जनरेट करता है तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस इतना होगा। देखिए फ्लक्स को हमेशा ही वेबर के टर्म्स में डिनोट किया जाता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, WEVBER, और उसको WB से शो किया जाता है। तो सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में आपने यहाँ तक अच्छे से पढ़ लिया है। अगर हमको पता लगाना है कि कितना सेल्फ इंडक्टेंस जनरेट हो रहा है या सेल्फ इंडक्टेंस का एक अच्छा सा फॉर्मूला बनाना है तो आगे की बातें देखिए कुछ इस तरीके से होंगी कि मान लीजिए कोई भी कॉइल हमने ले ली। अब उस कॉइल का जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो मान लीजिए ए है, ठीक है, और मान लीजिए उसकी फ्लक्स डेंसिटी है वो बी है, ठीक है। तो जो उस कॉइल के अंदर टोटल फ्लक्स जनरेट होगा वो फ्लक्स जनरेशन होगा ए बी, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया और उसकी फ्लक्स डेंसिटी। अब मैं उस फॉर्मूले में ये चीज़ रख देता हूँ, ऊपर वाला जो फॉर्मूला था इसके अंदर, क्योंकि यही तो मेरा फ्लक्स है। तो देखिए L इज इक्वल्स टू एन ए बी अपॉन आई। बात समझ में आई? अब देखिए जो बी है उसको आप सभी को पता होना चाहिए कि जो बी है वो होता है म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच। एच जो है वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, इसको हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। अगर इन छोटे कॉन्सेप्ट्स में कोई दिक्कत हो तो मैं इनके लिए भी अलग से एक वीडियो बना दूंगा। और जो म्यू नॉट है वो परमिएबिलिटी है वो फ्री स्पेस की, और ये रिलेटिव परमिएबिलिटी है ऑफ द कोर की रिलेटिव परमिएबिलिटी, ये हो गई फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। जो एच है इसका भी एक फॉर्मूला होता है, जो एच है ये होता है MM/F अपॉन पर यूनिट लेंथ ये होता है। जो MMF होता है ये होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स, और इसका भी एक फॉर्मूला होता है, इसको बताया जाता है NI अपॉन L से, ठीक है। ये जो L है ये लेंथ ऑफ द कॉइल है। यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब मैं ये सारी बातें इस फॉर्मूले के अंदर रखने वाला हूँ। देखिए L इज इक्वल्स टू एन एज इट इज़ आएगा, ए एज इट इज़ आएगा, और बी की जगह आप ये वाली चीज़ रखेंगे तो इसमें रखेंगे म्यू नॉट म्यू आर, एच की जगह आप ये वाला फॉर्मूला रख देंगे, इसके अंदर आ जाएगा एन आई अपॉन एल, और जो पहले से आई था उसको आप यहाँ पर लिख देंगे। देखिए दो एन यहाँ पर हो चुके हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर ए म्यू नॉट म्यू आर, आई से आई तो कट जाएगा, और यहाँ पर जो n है वो n स्क्वायर हो जाएगा, और जो l है वो इस तरीके से बन जाएगा। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा l का। तो सेल्फ इंडक्टेंस को आप इस फॉर्मूले के थ्रू मेजर कर सकते हैं। और जो इंडक्टेंस का फॉर्मूला वो यूनिट जो होती है वो होती है हेनरी, इसको हेनरी से नोट किया जाता है। देखिए दूसरा जो इंडक्टेंस टाइप है वो है म्यूचुअल इंडक्टेंस। मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है। देखिए हमने अभी बात करी थी कि सेल्फ इंडक्टेंस तो वो होता है जो खुद कॉइल के अंदर करंट पास, जो भी करंट पास हो रहा है वो जिस कॉइल के अंदर हो रहा है, अगर उसकी वजह से ही कोई ईएमएफ जनरेट हो रहा है तो उसको सेल्फ इंडक्टेंस का नाम दिया गया था। लेकिन अगर मान लीजिए किसी कॉइल 1 के अंदर करंट पास हो रहा है और इसके फ्लक्स जनरेशन की वजह से इसके अंदर भी कोई फ्लक्स जनरेट हो रहा है, और इसके अंदर कोई ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, इसके अंदर डायरेक्टली कोई करंट पास नहीं हो रहा है लेकिन इसके अंदर डायरेक्टली करंट पास हो रहा है, लेकिन उसकी वजह से इसके अंदर भी ईएमएफ जनरेशन अगर हो रहा है तो वो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। जैसा कि वेल नोन एग्जांपल अपने पास ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर की एक कॉइल होती है 1, एक कॉइल होती है 2, इसके अंदर डायरेक्ट मैं कोई ऑल्टरनेटिंग सोर्स लगा देता हूँ, इसकी वजह से इसके अंदर करंट पास होता है, फ्लक्स जनरेट होता है, और इस फ्लक्स जनरेशन की वजह से इसके अंदर भी फ्लक्स लाइंस जाती हैं, उसकी वजह से इसके अंदर भी ईएमएफ जनरेट होने लग जाता है। ये हमारा ट्रांसफार्मर का एग्जाम्पल है। देख लीजिए अब म्यूचुअल इंडक्टेंस के थ्योरी मैंने आपको बता दी है, मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस हमेशा ही, जैसे इसका ईएमएफ आपको अगर लेना है तो इसके ईएमएफ के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा आपका, ये देखिए कि
E2 मतलब इसका EMF है, माइनस साइन एज इट इज आएगा जैसा कि लेंज लॉ के हिसाब से है। यहाँ पर M आएगा क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस का कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा di1/dt। di1 इसलिए लिया है क्योंकि ये 1 इस कॉइल के अंदर पास होने वाले करंट की वजह से है, और ये वोल्ट। ठीक है, अगर मैं E1 की बात कर लूँ तो यहाँ पर भी -M आएगा, di2 आएगा। अब अगर इस कॉइल के अंदर अपने को ईएमएफ देखना है तो इसके अंदर करंट पास करवाना होगा, और वो वाला करंट ये है, ये भी इस तरीके से वोल्ट से डिनोट किया जाएगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करूँ तो वो उस ईएमएफ की एबिलिटी को बताता है जो कि पास वाले सर्किट में पास होने वाले करंट की वजह से जनरेट हो रहा है। अब देखिए, आप अगर कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात कर लें तो यहाँ पर मैं दो कॉइल ले लेता हूँ, उनके टर्न्स हो जाएंगे, एक के नाम N1 और एक के हो जाएंगे N2। एक के अंदर करंट पास हो रहा है I1, जिसकी वजह से जो भी फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो हो रहा है φ1। देखिए, I1 की वजह से φ1 जनरेट हो रहा है। ये पूरा φ1 मान लीजिए पूरा पूरा लिंक कर रहा है दूसरी कॉइल के साथ, इस कॉइल के साथ। तो इस कॉइल के साथ लिंक कर रहा है तो इसका जो वेबर टर्न होगा वो कितना होगा, वो होगा N2 φ1। N2 तो उसके नंबर ऑफ टर्न्स, और φ1 वो फ्लक्स जो पहली कॉइल के साथ लिंक हो रहा है, अपॉन I1। ये I1 उस वो करंट है जो पहली वाली कॉइल में पहली वाली कॉइल में फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर ये दूसरी कॉइल की बात हो गई है। अगर मैं फर्स्ट कॉइल की बात कर लूँ तो उसी तरीके से वहाँ पर बातें हो जाएंगी, N1 φ2 और I2। ये इनका म्यूचुअल कोफिशिएंट हो जाएगा दोनों ही कॉइल्स का। तो देखिए, ये M डिनोट किया जाता है दूसरी कॉइल के लिए, ये M डिनोट किया जाता है पहली कॉइल के लिए। ठीक बात है। अब देखिए, अगर मैं इसके अंदर भी सेल्फ इंडक्टेंस, क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस तो जनरेट होगा ही होगा, दोनों ही कॉइल्स में खुद का सेल्फ इंडक्टेंस तो जनरेट होगा ही होगा। तो देखिए, हम बात करता हूँ मैं कि आपको अपन ने एक फॉर्मूले में पढ़ा था कि L1I1, जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ से बताऊँ तो ये देखिए, ये वाली जो बात है, इससे अगर हम लें तो ये जो हमारा Li = N5 हुआ था, यहीं से हम इसके अंदर ले लेते हैं। तो L1I1 = N1 φ1। यहाँ से अगर हम ले तो L1/N1, इसको नीचे ले आएंगे, φ1/I1। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब देखिए, यहाँ पर अगर φ1/I1 की जगह अगर मैं L1/N1 डाल दूँ तो ये मेरी पहली इक्वेशन किस तरीके की बनेगी, ये मेरी बन जाएगी M = N2 L1/N1। यहाँ पर दोनों ही नंबर ऑफ टर्न्स के अंदर मैंने इसको ले लिया है। ये देखिए, L1/N1 को मैंने इस φ1/I1 की जगह पुट कर दिया है, तो मेरे पास ये वाला फॉर्मूला बन गया है। इसको मैं नंबर 1 डिनोट कर देता हूँ। अब मान लीजिए यही चीज़ मैं सेकंड वाले इसके साथ भी अगर मैं करूँ तो M = मेरे पास डायरेक्टली बन जाएगा N1 L2/N2। इस तरीके का मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा। इसको मैंने नंबर दे दिया है दूसरा। ठीक है। अब देखिए, अगर आप ये दोनों M ले लें और इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो M × M अगर आप कर देंगे तो यहाँ पर जो है वो N2 से N2 कट जाएगा, N1 से N1 कट जाएगा, और यहाँ पर L1 × L2 बच जाएगा, और इधर M स्क्वायर होने की वजह से उधर मैं रूट में अगर भेज दूँ तो मेरे पास L1 L2, ये मेरे पास फाइनल फॉर्मूला इसका बन जाएगा। लेकिन आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि पूरा पूरा फ्लक्स कभी भी लिंक नहीं हो सकता है, कुछ तो फ्लक्स लीक होगा ही होगा एक कॉइल के दूसरी कॉइल में जाने के टाइम पे। तो ये जो M होगा ये हमारा L1 L2 = K होगा, जो कि 1 के इक्वल नहीं हो सकता है। ये K बड़ा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है वो, और इस K को जो है वो कपलिंग कोफिशिएंट का नाम दिया गया है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग कहा जाता है इसे। और ये बताता है कि आपका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो किस रेट पर हो रहा है और कितने अच्छे से हो रहा है। अगर ये 1 हुआ तो ये एक आइडियल केस होगा कि आपका पूरा पूरा जो इंडक्टेंस है वो इसके फर्स्ट कॉइल का दूसरे कॉइल के अंदर ईएमएफ जनरेट कर रहा है। अब अगर मैं बात करूं, मान लीजिए आपके पास कोई भी दो कॉइल हैं,
और वो दोनों कॉइल सीरीज में रखी हैं, अगर उन दोनों का इंडक्टेंस आपस में दोनों को सपोर्ट कर रहा है तो जैसे ए और बी, मैं कोई भी दो कॉइल ले लेता हूँ और मान लीजिए उन दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है, तो उनका इफेक्टिव इंडक्टेंस क्या होगा वो देखिए। एक तो उनका जो खुद का सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए है वो हो जाएगा प्लस एम, मतलब कि इसकी वजह से जो भी म्यूचुअल इंडक्टेंस जनरेट हो रहा है वो वाला एम, प्लस एल बी, ये जो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ बी, प्लस इसकी वजह से जो म्यूचुअल इंडक्टेंस जनरेट हो रहा है वो। अल्टीमेटली यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा एल ए प्लस एल बी प्लस 2m। अब अगर सेकंड केस की अगर मैं बात करूँ तो मान लीजिए कि उनका जो इंडक्टेंस है वो दोनों को आपस में अपोज कर रहा है। जो उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस है, मतलब सेल्फ इंडक्टेंस तो कोई एक दूसरे पर इफेक्ट नहीं डालता है, जो भी एक दूसरे कॉइल पर इफेक्ट डालेगा वो म्यूचुअल इंडक्टेंस डालेगा। और जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो अगर आपस में दोनों को अपोज कर रहा है तो जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके का बनेगा, एल ए माइनस एम प्लस एल बी माइनस एम, क्योंकि दोनों आपस में अपोज कर रहे हैं। इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस इसको अपोज करेगा, इसकी वजह से जनरेट होने वाला इसको अपोज करेगा, इस वजह से ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा एल ए प्लस एल बी माइनस 2m। तो यहाँ पर ये दोनों फॉर्मूले बन गए हैं। अब देखिए कुछ टाइप के इंडक्टर्स होते हैं, एक होता है फिक्स्ड इंडक्टर। फिक्स्ड इंडक्टर एक रेजिस्टर टाइप का इंडक्टर होता है जिसके अंदर वाइंडिंग्स होती है, कोर मटेरियल्स होते हैं। और देखिए ये जो होते हैं ये फिक्स्ड, देखिए दो ही टाइप के इंडक्टर होते हैं, या तो फिक्स्ड होता है या वेरिएबल होता है। फिक्स्ड इंडक्टर के अंदर हम कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, उसके अंदर जितनी वाइंडिंग्स है उतनी रह जाएगी, और उसके एक बार जब बन गया वो बन गया। और ये जो होता है इसको हम जान सकते हैं आसानी से, एक छोटे रेजिस्टर टाइप का होता है। और इसका जो कलर बैंड होता है, जो इसका फर्स्ट कलर बैंड होता है वो हमेशा ही सिल्वर होता है। तो आप सिल्वर देख करके पहचान सकते हैं कि ये एक फिक्स्ड इंडक्टर है। और इसके अंदर ये बहुत सारी जगह यूज़ किया जाता है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर, रेडियोस के अंदर, कम्युनिकेशन एपरेटस के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। और दूसरा जो इंडक्टर है वो अपना कहलाता है फेरोमैग्नेटिक कोर इंडक्टर और आयरन कोर इंडक्टर। इसके अंदर जो कोर होता है वो आयरन का बना होता है, और इसको इंडक्टेंस बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। किसी भी मटेरियल का इंडक्टेंस बढ़ा सकते हैं हम कोर को अच्छा बना के, या फिर वाइंडिंग्स को बढ़ा के। और इसकी जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उस आयरन कोर की वजह से। ठीक है, तो ये इसके अंदर कोर लॉसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, एनर्जी लॉसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और जैसे तीसरा जो इंडक्टर है वो अपना एयर कोर इंडक्टर भी होता है। एयर कोर इंडक्टर के अंदर कोई भी कोर नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एयर, मतलब सिर्फ उसके अंदर सर्कुलर कॉइल्स होती हैं और अंदर एयर होती है। कोई भी मटेरियल नहीं लगाया जाता उसके अंदर। इसके अंदर कोर लॉसेस नहीं होते हैं। कोर लॉसेस इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि कोई कोर होता ही नहीं है। तो और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा होती है। और इसके बारे में ही इतना ही है। और जो टॉरॉइडल कोर इंडक्टर है वो टॉरॉइड की शेप में होता है, मतलब वो इस तरीके का होता है, वो टॉरॉइड की शेप में होता है। उसके अंदर सर्कुलर रिंग्स की फॉर्म में मैग्नेटिक कोर को बनाया जाता है। इसकी हाई परमेबिलिटी होती है, और ये एसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में बहुत अच्छे से काम करता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस भी इनका बहुत ज़्यादा होना चाहिए, हाई फ्रिक्वेंसी पर होना चाहिए और लो पावर पर होना चाहिए। और इसी टाइप के इंडक्टर्स हमारे दो चार और हो जाते हैं, जैसे कि चोक इंडक्टर हो जाएगा, मोल्ड इंडक्टर हो जाएगा, मल्टी लेयर इंडक्टर हो जाएगा। इंडक्टर की कैपेसिटी या फिर उसके एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं हम उसको पैरेलल या सीरीज में लगा करके। देखिए अब एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टर की बात कर ले तो बहुत जगह काम आते हैं। एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सेंसर्स के जगह काम में ले सकते हैं। ट्रांसफार्मर्स के अंदर तो बहुत ज़्यादा इसकी प्रॉपर्टी का काम आता ही आता है। फिल्टर्स के अंदर काम आ सकते हैं, या फिर मोटर्स के अंदर भी काम आ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इंडक्टर मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश करी है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।